अपडेट करें आपको सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना फैसला अमल दरामद केस की समाअत के मुतालिक धरना इंक्वायरी कमीशन ने सिर्फ वक्त ज़ाया किया, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं आज समाअत के दौरान। उन्होंने मजीद कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने कोई नतीजा ही नहीं निकाला, फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने कोई राय दी ही नहीं। अटॉर्नी जनरल जो ये रिपोर्ट पढ़कर अदालत को बता रहे थे कि इस रिपोर्ट में है क्या, उन्होंने अदालत को मजीद बताया कि इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को भी आज कोर्ट आने का कहा गया। कमीशन मेंबरान की जानिब से बीमार होने का बताया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन को मालूम ही नहीं इनकी जिम्मेदारी क्या थी। इंक्वायरी कमीशन ने फैज़ हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि धरने की वजह से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान के नुकसान की किसी को परवाह ही नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद रिमार्क्स दिए गए हैं कि क्या वफाकी हुकूमत इस रिपोर्ट को कबूल करती है, मैं इस पर वफाकी हुकूमत से हिदायत लूँगा। अटॉर्नी जनरल ने इसका जवाब दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को सुने बगैर रिपोर्ट रद्द नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमीशन को भी नोटिस करके सुन लेते हैं। अबसार आलम का हल्फिया बयान लिया जा सकता है तो फैज़ हमीद का क्यों नहीं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से ये कहा गया, जिस पर मजीद उन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद से धरने से मुतल्लिक हल्फिया बयान क्यों नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत अब कुछ करेगी या दोबारा 9 मई जैसे वाक़यात का इंतज़ार किया जाएगा। हुकूमत अगर मुस्तादी दिखाई देती तो 9 मई का वाक़या ही ना होता। अबसार आलम ने कहा कि क्या फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार की मर्जी है, कोर्ट में तो जमा हो गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट पर तबसरे तो पहले हो चुके, पता नहीं कैसे पहले बाहर निकल गई। चीफ जस्टिस ने आज समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि हलफ की खिलाफ वर्जी किसने की, ये इंक्वायरी कमीशन ने नहीं बताया। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ अमानत गिशकोरी से। अमानत, अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंक्वायरी कमीशन के जो मेंबरान थे उनको भी आइंदा समाअत पर तलब किया गया है और ये कहा गया है कि ज़ाती हैसियत में इंक्वायरी कमीशन के जो मेंबरान थे वो अदालत में पेश हों। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जब रिपोर्ट पेश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये जो रिपोर्ट इंक्वायरी कमीशन ने तैयार की है ये सिर्फ वक्त का ज़िया है। इस रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नहीं दी गई और ना ही इंक्वायरी कमीशन ने अपनी कोई सिफारिशात और गुजारिशात जो है वो बताई हैं। बातें जो है वो की गई हैं और दफ्तर में बैठ कर ही सारा काम किया गया है और जिस बंदे जो मेन इसमें उनके किसी भी रुकन को बुलाया नहीं गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर वफाकी हुकूमत से अब जवाब तलब कर दिया है। अमानत गिशकोरी हमारे साथ ही रहेगा। इस अहम समाअत से मुताल्लिक नुमाइंदा 24 न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे। आज जो मज़ीद रिमार्क्स दिए गए समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से वो ये भी थे कि क्या वफाकी हुकूमत इस रिपोर्ट को कबूल करती है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मैं इस पर वफाकी हुकूमत से हिदायत लूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को सुने बगैर रिपोर्ट रद्द नहीं करना चाहते, कमीशन को भी नोटिस करके उनको सुन लेते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अबसार आलम का हल्फिया बयान लिया जा सकता है तो फैज़ हमीद का क्यों नहीं, फैज़ हमीद से धरने से मुतालिक हल्फिया बयान क्यों नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत अब कुछ करेगी या दोबारा 9 मई जैसे वाक़यात का इंतज़ार किया जाएगा। हुकूमत अगर मुस्तादी दिखाती तो 9 मई का वाक़या ना होता। क्या फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार की मर्जी है, कोर्ट में तो जमा हो गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट पर तबसरे तो पहले हो चुके, पता नहीं कैसे पहले बाहर निकल गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत ने इस रिपोर्ट को अपनाया तो ही पब्लिक करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने हमारे फैसले की रोशनी में कानून साजी क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारी राय में रिपोर्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक नहीं है। हैरानगी की बात है कि तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया। कमीशन ने फ़र्ज़ किया कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का सफ़र आइन के मुताबिक नहीं था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में लिखा था कि पुरअमन एहतजाज हक है। कमीशन की रिपोर्ट में सुबायत की झलक नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंक्वायरी कमीशन ने 6 मार्च को 150 सफ़ात
और 7 वॉल्यूम पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवाई है, मगर हमारी राय में ये रिपोर्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक नहीं है। हैरानगी की बात यह है कि तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कमीशन ने फर्ज किया कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का सफ़र आइन के मुताबिक नहीं था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में ये लिखा गया था कि पुरअमन एहतजाज हक है। कमीशन के रिपोर्ट में सुबायत की झलक नज़र आती है। आज समाअत हुई है और जो कि अभी जारी है, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए हैं कि हुकूमत अगर मुस्तैद दिखाई तो 9 मई का वाक़या ना होता। क्या फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होगी? अफसार आलम की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार की मर्जी है, कोर्ट में तो जमा हो गई है। रिपोर्ट पर तबसरे तो पहले हो चुके, पता नहीं कैसे पहले बाहर निकल गई। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अगर वफाकी हुकूमत ने इस रिपोर्ट को अपनाया तो ही पब्लिक करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने हमारे फैसले की रोशनी में कानून साजी क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बात की गई है कि इंक्वायरी कमीशन ने 6 मार्च को 150 सफ़ात और 7 वॉल्यूम पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जमा करवाई थी, मगर हमारी राय तो ये है कि ये जो रिपोर्ट है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक नहीं है। एक बार दोबारा बात करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ अमानत गशकोरी से। अमानत, मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसने आज इस अहम मुकदमे की समाअत हुई है। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान अदालत में पेश हुए और अटार्नी जनरल ने फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन फैज़ाबाद धरना से मुतल्लिक जो इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया था उसकी जो रिपोर्ट थी वो अदालत के सामने पढ़ी और अदालत को रिपोर्ट के बारे में बताया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट पेश की है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट इंक्वायरी कमीशन ने बनाई है ये सिर्फ वक्त का ज़िया है, और ये कहा गया है कि इंक्वायरी कमीशन ने कोई काम नहीं किया। जो TORs बनाए गए थे इंक्वायरी कमीशन के लिए उन पर जो है अमल नहीं किया गया, ना ही इंक्वायरी कमीशन ने कोई फाइंडिंग दी है और ना ही कोई सिफारिशात जो हैं वो इंक्वायरी कमीशन की जानिब से दी गई हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको दुरुस्त या गलत कबूल करने के हवाले से वफाकी हुकूमत से जवाब भी तलब कर लिया है और 2 हफ्तों में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत इस रिपोर्ट पर अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। जबकि इसके साथ साथ इंक्वायरी कमीशन के जो मेंबरान थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है और ये कहा गया है कि आइंदा समाअत पर इंक्वायरी कमीशन के जो मेंबरान थे जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है वो खुद पेश हों और अदालती जो सवालात हैं उनके जवाबात दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा का कहना था कि हो सकता है कि इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान हमें जो है मुतमईन कर सकें, तहम रिपोर्ट देखकर ये लग रहा है कि ऐसी रिपोर्ट 5वीं क्लास के बच्चों को देनी चाहिए। सिर्फ एक बंदे को क्लीन चिट देने के लिए, उसको बरी करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है और जो असल ज़िम्मेदार थे फैज़ाबाद धरने के उनका कोई जिक्र नहीं किया गया और ना ही किसी पर जिम्मेदारी डाली गई और ये कहा गया है कि फैज़ाबाद धरने के मुहर्रिकात क्या थे और जो जलाओ घिराव किया गया उसके क्या नुकसानात हुए, इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा का कहना था कि इस मुल्क को जो अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और लोगों को जो तकलीफ़ दी गई फैज़ाबाद धरने की वजह से उस पर कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ पंजाब हुकूमत का कहा गया है कि उस वक्त की पंजाब हुकूमत जो थी उसने धरने वालों को नहीं रोका। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि क्या किसी को एहतजाज के पुरअमन एहतजाज के बुनियादी हक़ से रोका जा सकता है, पंजाब हुकूमत कैसे उन धरना मुजाहिरीन को रोकती। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में राना सनाउल्लाह का लिखा गया है कि वो चूँकि उस वक्त पंजाब के वज़ीर कानून थे और जो कमेटी हुकूमत ने तश्कील दी थी मुजाहिरीन के हवाले से उसके भी सरबराह थे, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एक सियासतदान का नाम तो लिखा गया है लेकिन जो पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है उनमें से किसी का नाम नहीं लिखा गया। एक सियासतदान को टारगेट किया गया है। लगता है कि राना सनाउल्लाह से इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को कोई ज़ाती मसला था। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटार्नी जनरल ने जब रिपोर्ट पढ़कर बताई और ये बताया कि साबिक DG ISI फैज़ हमीद जो हैं उनसे भी पूछा गया और उनको सवालनामा भिजवाया गया जिसका उन्होंने जवाब दिया और उनका कहना था कि जो माली मामलात थे TLP को जो मुआवनत दी जा रही थी उसमें
ISI کا کوئی کام نہیں تھا کہ وہ ان والے معاملات کو دیکھے، جس پر چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ ان کو سوال نامہ کیوں بھجوایا گیا، ان کو خود کیوں نہیں بلایا گیا، اور یہ سارا کچھ فیض حمید کو کلین چٹ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انکوائری کمیشن کے جو ممبران تھے، کیا وہ کسی سے خوف زدہ تھے، کیا وہ ڈرتے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو بلایا تک نہیں اور صرف سوال نامہ بھجوا کر اس نے جو بات کی اس کی بات مان لی گئی، جس پر جسٹس جو عرفان صاحب امانت ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک اور خبر پر بھی آپ سے تفصیل حاصل کریں گے۔ امانت گشکوری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، فیض آباد دھرنا فیصلہ عمل درآمد کیس کی سماعت کے متعلق، یہ سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا ہے۔ صرف سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی حد تک فیصلہ معطل ہوا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے۔ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہ دینے کا پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ ایک سیاسی جماعت کی مخصوص نشستیں دوسری کو کیسے مل سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق عبوری حکم پر ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 5 رکنی لارجر بینچ کا معاملے کی سماعت کرنا موضوع ہوتا۔ امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ امانت بتائیے گا اس بیان کے حوالے سے مزید۔ جی، سپریم کورٹ کی جانب سے آج یہ فیصلہ دیا گیا ہے جس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے جو فیصلے کیے تھے ان فیصلوں کو معطل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان مخصوص نشستوں پر اسمبلیوں میں آئے تھے ان کی رکنیت بھی معطل ہو گئی ہے اور وہ مزید کسی قانون سازی کا حصہ نہیں ہوں گے، اور سپریم کورٹ نے سماعت 3 جون تک ملتوی کی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس عام مقدمے کی سماعت ہوگی، جس کے بعد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آپ سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے اس لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون بن چکا ہے اس کے مطابق کسی بھی آئینی معاملے پر سپریم کورٹ کا کم از کم 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ یہ کیس سن سکتا ہے۔ تو آج کا جو بینچ تھا وہ 3 رکنی بینچ تھا، تو وفاقی وزیر قانون کا یہ کہنا ہے کہ مناسب ہوتا کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس کیس کو سنے، کیونکہ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور یہ کیس جو ہے یہ آئینی تشریح کا ہے، اس میں آئین کے مختلف آرٹیکلز ہیں جن کی تشریح کی ضرورت ہے، تو اس کو 5 رکنی لارجر بینچ سنے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے بیان میں کہ امید ہے کہ سپریم کورٹ کا چونکہ یہ ابھی عبوری حکم نامہ ہے تو سپریم کورٹ جب حتمی فیصلہ دے گی تو اس میں پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ حکومت 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی ہے۔ ہماری 78 نشستوں پر حکومت 2/3 اکثریت کی دعویٰ کر رہی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ ہم کہتے رہے کسی سیاسی جماعت کو جیتی نشستوں سے زائد نشستیں نہیں مل سکتی، ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے اور عدلیہ کا احترام ہے، کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے، فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنی 2/3 میجارٹی ان سیٹوں کے بنا پہ دکھا رہی تھی، الحمدللہ اس کا سدباب ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی حکومت ناکام ہوگی اور وہ 2/3 میجارٹی سے محروم ہے۔ ہم تھرو آؤٹ یہ کہتے رہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آئین کے مطابق اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ ہمیں عدلیہ سے اعتماد ہے، عدلیہ پہ احترام ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ باقی بھی کیسز ایسے اٹھائے، عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ ایز وی اسپیک ہماری کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو، اور ہم نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوئی کس پوائنٹ پہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اس فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ بڑا فیصلہ ہے۔ فیصلے کے بعد مخصوص نشستوں والے نہ اسمبلیوں میں بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ بہت اہم فیصلہ آ چکا ہے، اور جیسے کہ ہمیں خبریں سننے میں آ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی حکم جاری کر دیا ہے کہ جو مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو مہیا دی گئی ہیں
मुख्तसस की गई हैं वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। कौमी और सूबाई असम्बली में बैठने की भी इजाज़त नहीं होगी। ये बहुत बड़ा अहम फैसला आ गया है और इसका असर तकरीबन ये 78 नशिस्तें हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दावा कर रही है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं, अब अगर ये 78 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाती है तो फिर कौमी असम्बली का लीडर ऑफ दी हाउस पर भी असर पड़ेगा और पंजाब की लीडर ऑफ दी हाउस पर भी जो असर नौ इंतखाबात हो जाएंगे लीडर ऑफ दी हाउस का, क्योंकि ज़ाहिर है जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जब डिमांड करेगी कि जनाब हमारी मेजॉरिटी आ गई है कौमी और सूबाई असम्बली में तो असर नौ जो है वो इंतखाब किया जाए लीडर ऑफ दी हाउस का, तो ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। और साथ ही ये भी बड़ी अहम बात ये हो जाएगी कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो केस चल रहे हैं तकरीबन 80 सीटों पर जो फार्म 47 और फार्म 45 के हवाले से, अब अगर वो 80 सीटों पे भी अगर किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इनका फैसला 30 या 40 सीटें इनको मिल जाती हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो फिर तो सारा पाकिस्तान की सियासी निज़ाम में बदल जाएगा और वो लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आएगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन तो खैर जरूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा अहम पेशरफ्त हुई है और ये आइन के आर्टिकल 106 और आइन के आर्टिकल 51 के ऐन मुताबिक है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि बानी PTI ने 9 मई का अंदोहनाक वाक़या कराया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जिना हाउस में आग लगाई, एम्बुलेंस जलाई। इन्हीं लोगों ने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को भी आग लगाई। बोले गैर मुल्की फंडिंग पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सज़ा याफ्ता शख्स है और वो सज़ा याफ्ता शख्स चाह क्या रहा है कि मुझे सियासी जमातों से बातचीत नहीं करनी, मुझे उनके साथ डील करनी है जिनका आइन में रोल नहीं है डील करने का। और वो इदारा कह चुका है जनरल बाजवा साहब के दौर में कि अब हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमें सियासत में नहीं घसीटा जाए, जो हमारा काम है हमें वो उस काम तक महदूद किया जाए और हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा कि मैं आपको लाइफ टाइम के लिए, बाजवा साहब को कहा कि एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, लाइफ टाइम के लिए मैं आपको ये सहूलत देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कंटिन्यू कराएं। वो कहते हैं कि नौकरी पक्की करने के लिए, नौकरी को कंटिन्यू कराने के लिए वो पैर पड़ गया इमरान खान, जो उसूल हैं उसूल तोड़ने के लिए तैयार था सिर्फ इस शर्त पे कि मेरी नौकरी मुझे पक्की की जाए। और फिर उसके बाद जब उसको वो नौकरी पक्की नहीं हुई, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए घर भेजा गया, तो फिर इस शख्स ने उस इदारे के खिलाफ जहर अंगेज किस्म की साजिशें की, जहर अंगेज किस्म से उसने प्रोपेगेंडा शुरू किए, इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा शुरू किए। अब जेल से बैठकर, मुझे बताएं, जेल से बैठकर उस शख्स के आर्टिकल छप रहे हैं टेलीग्राफ में, बाकी जगहों पर, जेल से बैठकर। मुझे बताएं ये कौन सी जेल है? मैं तो सवाल पूछता हूं कि घोस्ट आर्टिकल छप रहे हैं उसके। एक और खबर आपसे शेयर करें कि अमरीकी सफ़ीर की अपोजिशन चैम्बर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से मुलाकात हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अपोजिशन चैम्बर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से मुलाकात हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने अमरीकी सफ़ीर को अलविदा कहा। अमरीकी सफ़ीर की अपोजिशन चैम्बर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से मुलाकात हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, इनके अलावा असद कैसर और रऊफ हसन भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जो हुई है अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ। और इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ तैयब सैफ से। तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है अपोजिशन लीडर उमर अयूब से उनके चैम्बर में पार्लियामेंट के अंदर। इस दौरान जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन, वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। ये मुलाकात जो है तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा जारी रही और डोनाल्ड ब्लूम जो है वो खुद मिलने आए थे उमर अयूब से। इस मुलाकात के अंदर काफ़ी जो है उन्होंने सियासी सूरत हाल की तबादला ख्याल किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर मामला थे उसके हवाले से भी गुफ्तगू शरीक होती रही। लेकिन जब डोनाल्ड ब्लूम जो है वो बाहर आए तो उनसे साथियों ने क्वेश्चन किए कि आपके अंदर किस हवाले से मुलाकात रही है और इस पर क्या क्या बातें हुई है। तो इस हवाले से उन्होंने
صحافیوں کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، اور جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھے رؤف حسن، انہوں نے خود جو ہے جا کے سی آف کیا ڈونلڈ بلوم کو، الوداع کیا. اس کے بعد جو ڈونلڈ بلوم ہے صحافیوں کے کسی قسم کے سوال کا جواب دیے بغیر روانہ ہو گئے. جی تو رؤف حسن نے کچھ بتایا کہ ایجنڈا کیا تھا اس ملاقات کا؟ جی، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا صرف یہ کہنا تھا کہ یہ سیاسی امور کے حوالے سے جو روزمرہ کی روٹین ہے اس حوالے سے جو ہے گفتگو ہوئی ہے، لیکن کسی قسم کی جو بات ہے واضح طور پر اسپیسیفکلی کچھ نہیں بتایا گیا. بہت بہت شکریہ طیب ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے وقاص اکرم کے نام کی منظوری دے دی. سیاسی کمیٹی شیر افضل مروت کا نام واپس لینے کے فیصلے سے بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کرے گی. شیر افضل مروت کو ہٹانے کے لیے عمر ایوب اور شبلی فراز نے سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا. ذرائع کے مطابق سیاسی کمیٹی اجلاس میں شیر افضل مروت کا نام واپس لینے کے لیے ووٹنگ کرائی گئی. شیر افضل مروت کے حق میں اسد کیسر، شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار اور زلفی بخاری سامنے آئے، جبکہ عمر ایوب اور شبلی فراز شیر افضل مروت کو ہٹانے کے لیے وقاص اکرم کا نام سامنے لائے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اپریل میں ایک یونٹ بھی اوور بل نہیں ہوا، عوام پر بلا وجہ کوئی بوجھ نہیں ڈال سکتے. مزید کہا کہ میرے خلاف کیس نکالنے کی بہت کوشش کی گئی، کچھ لوگوں کی میرے خلاف کارروائی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. انسان ہوں، جن نہیں. ایک آرڈر سے مافیاز ختم نہیں ہو سکتے، آہستہ آہستہ ختم کریں گے. مزید کہا کہ اسلحے کے ممنوعہ بور کا لائسنس اب جاری نہیں ہوگا. خواجہ آصف بڑے بھائی مل کر بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ اچھے دوست ہیں، جذبات میں کچھ کہہ گئے تو الگ بات ہے. ہر کھلاڑی کو $1,00,000 کسی نے اپنی جیب سے نہیں، پی سی بی نے دینا ہے. اوور بلنگ کے اوپر کیمپین کر رہے ہیں، وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اور پھر پرائم منسٹر انہوں نے بالکل بک اپ کیا اور انہوں نے کہا بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے جو کریں، اور ان کو بڑی خوشی ہوئی جب بتایا، یہ رزلٹ بتایا تو واز ویری ہیپی. دوسرا جو پبلک کو ریلیف ملا ہے وہ ابھی 31 کروڑ یونٹ جو ہیں وہ کنزیومرز کو واپس کیے گئے ہیں جو اوور بلنگ میں آئے تھے. تو 31 کروڑ یونٹ واپس ہوئے ہیں، اوور بلنگ رک گئی ہے. اور ایٹ لیسٹ دیکھیں، کسی کا بل اگر 5,000 تھا اور اس کا 10,000 آتا تو اس کے لیے بہت میٹر کرتی تھی یہ چیز. تو کافی بڑا ریلیف ہے یہ جو مل گیا ہے لوگوں کو، اور آئی ہوپ یہ آگے کنٹینیو کرے گا. اس کے اوپر 102 کے قریب ایف آئی آرز ہوئی تھیں. آج بھی انہوں نے ایک ایسی ہیں شیخو پورہ کے، ان کو اریسٹ کیا ہے اسی سلسلے میں، کیونکہ وہ میسو اسکیل میں اس میں انوالو تھے. اوور بلنگ میں ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود تھا، ویریفائی کیا انہوں نے. اور اس کے بعد آج انہوں نے ایک ایسی کو پکڑا. اس سے پہلے ایکسین بھی 2 اریسٹ کر چکے ہیں. نیچے والا سٹاف ہم لوگوں نے اسپیشلی کہا تھا کہ نہ اریسٹ کریں، بیکاز ان کا قصور نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی آفیسرز ان کو پریشرائز کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کام. تو یہ ایک چیز ہو گئی. دوسرا امپورٹنٹ چیز میں نے اور ہم خواجہ آصف صاحب ہم نے جوائنٹلی وزٹ کیا تھا لاہور کا بھی اور اب سیالکوٹ کا بھی. اور لاہور میں ہم نے 8 کاؤنٹرز بڑھا دیے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈیزائن فائنل ہو گیا، اگلے 2-4 دن میں وہ بڑھ جائیں گے. اس سے جو ڈپارچر پہ ایک رش بہت زیادہ ہوتا تھا، آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، وہ کم ہوگا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی. 100 انڈیکس میں 1000 پوائنٹس کا بڑا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. انڈیکس 72,902 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے اور ایک موقع پر آج انڈیکس 73,000 کی سطح کو بھی چھو چکا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی ہے. 100 انڈیکس ایک موقع پر 73,000 کی سطح کو بھی چھو چکا ہے. سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ ہوا ہے. 1 تولہ سونا 2,500 روپے اضافے سے 2,40,500 روپے فی تولہ ہو گیا ہے. عالمی مارکیٹ میں $21 کے اضافے سے سونا $2,322 فی اونس کا ہو گیا ہے. 10 گرام سونا 2,134 روپے اضافے سے 2,06,190 روپے کا ہو گیا ہے.
चौधरी परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल या घर को सब जेल करार की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को 15 रोज में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म जारी हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसर इलाही की दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया है कि चौधरी परवेज इलाही को 15 रोज में हाउस अरेस्ट किया जाए। गंदम खरीदारी बहरान पर मुस्लिम लीग नून के पार्टी इजलास से मुतालिक आपको अपडेट करें। इस इजलास की सदारत मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में गंदम खरीदारी के हवाले से पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं, राउद इरशाद हमारे साथ मौजूद है। राउद इरशाद, बताइएगा कौन कौन शामिल है इस इजलास में? जो बर्निंग इशू है वो गंदम की खरीदारी है, जिसके हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई फैसला सामने नहीं आया। पंजाब असम्बली का एक रोज़ के लिए इजलास भी मौखर किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो पॉलिसी बयान है वो वाज़िया नहीं था, मुबहम था, जिसकी वजह से अभी तक गंदम की खरीदारी का अमल शुरू नहीं हो सका। ताहम इस हवाले से चूँकि खुद अब कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ इस सारे मामले को खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो उसी पर आज दूसरा मुसलसल जो है वो इजलास बुलाया गया। इस इजलास में जो सीनियर रहनुमा हैं उनको भी मदऊ किया गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी इस इजलास में शरीक हुई हैं। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह, सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और बिलाल कियानी समेत दीगर अहम रहनुमा जो है वो इस मीटिंग में मौजूद है, जो कि कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है। आपको बताएं कि इस मीटिंग के हवाले से बताया जा रहा था कि इसी मीटिंग में जो है वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे, लेकिन ताहाल इस इजलास में जो है वो नहीं पहुँचे। और जो एक इब्तदाई रिपोर्ट उनको पेश की जा चुकी है गंदम की दरामदगी के हवाले से, इस रिपोर्ट के हवाले से भी बताया जा रहा था ज़राए की जानिब से कि जो सीनियर लीगी रहनुमा और कायद मुस्लिम लीग नून है इनको बाकायदा वज़ीर आज़म खुद आगाह करेंगे, लेकिन जो है वो वज़ीर आज़म इस इजलास में शरीक नहीं हैं। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की जानिब से चूँकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किसान कार्ड के हवाले से भी एक जो हिकमत अमली है वो मुरतब कर रखी है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है वो जो सीनियर लीगी रहनुमा और कायद मुस्लिम लीग नून को आगाह भी कर रहे हैं। आपको ये बताएं कि गंदम खरीदारी के साथ साथ चूँकि 11 मई को मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास भी शेड्यूल्ड है, तो इस इजलास की जो एजेंडे के हवाले से भी मशावरती अमल जारी है। ज़राए ने यह दावा किया है कि गंदम बहरान के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के कायद चूँकि ये कह चुके हैं कि किसानों के साथ खड़े हो, किसानों की किसी सूरत जो है वो उनका इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। तो ठीक है राहुल शाद, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ ITCT मंसूबे को CBD की डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से मंजूरी मिल गई। 10, 20 और 25 मंजिला 3 बिल्डिंग्स की तामीर पर 23 अरब से ज़ायद लागत आएगी। रवा माह CBD के बोर्ड से हतमी मंजूरी के बाद टेंडर जारी होगा। मजीद जानते हैं दुर्र नायाब से। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने नवाज शरीफ ITCT के डिज़ाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर और PC1 की मंजूरी दे दी है, और इस हवाले से ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि इस मंसूबे पे जितनी तेज़ी के साथ काम हो रहा है, माजी में नहीं देखा गया कि इतनी तेज़ी के साथ किसी IT के प्रोजेक्ट पे काम हो। और इस तरह से अगर ये गवर्नमेंट जिस पैटर्न पे चल रही है काम को कंप्लीट कर लेती है, तो 1 साल के अंदर ना सिर्फ एक बहुत बड़ी ITCT डेवलप करने में हुकूमत पंजाब कामयाब होगी, बल्कि लोगों को रोज़गार मिलेंगे और हज़ारों हुनरमंद अफराद जो नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, वो भी मुस्तफ़ीद होंगे। अब इसमें जो डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने अप्रूवल दी है, उसके बाद रवां हफ्ते ही CBD का बोर्ड का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें इसकी PC1 की और फाइनल मंजूरी ले ली जाएगी, जिसके बाद इस पर काम शुरू किया जा सकेगा। इस हवाले से तकरीबन 23 अरब से ज़ायद का PC1 बनाया गया है, जिसमें 3 बिल्डिंग्स मेजर रखी गई हैं, और वो तीनों बिल्डिंग में अगर बात की जाए तो पहली बिल्डिंग तकरीबन ग्राउंड प्लस 19 है, दूसरी जो है वो ग्राउंड प्लस 10 है जिसमें पार्किंग के लिए मुख्तस की जाएगी, और जो तीसरी बिल्डिंग है वो ग्राउंड प्लस 24 के करीब है। और इस तरह ये तीनों बिल्डिंग्स जो है वो नवाज शरीफ ITCT को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी। इसके इर्द गिर्द एक 300 फुट की सर्कुलर रोड होगी जो पूरी बिल्डिंग्स को एक्सेस करेगी। उसके अंदर अलहदा से एक्सेसिस होंगी, और ये तमाम तर जो मास्टर प्लान है इसकी मंजूरी मिलने से
अब इसमें फर्दर स्टेप ये होगा कि बोर्ड की मीटिंग से अप्रूवल मिलते ही इसका टेंडर लगाया जाएगा, जिसके बाद फेयर कंपटीशन के बाद इसका टेंडर अलॉट किया जा सकेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अलहदा और इसके लिए जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उसका काम अलहदा होगा, जिसके लिए सीट बनी हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 बहुत बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के वफ्द ने कराची में SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद ने वफ्द का खैर मकदम किया। डॉक्टर मकसूद अहमद ने कहा कि पुलिस को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। डॉक्टर मकसूद ने मजीद कहा कि पुलिसिंग को मजीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अमरीकी पुलिस वफ्द ने यूनिट में कायम पेशा वराना मयार को सराहा।